आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं शशि कपूर की। शशि कपूर के बारे में कहा जाता है कि जब वह अपने जमाने में भारतीय फिल्मी जगत के सबसे हैंडसम फिल्म अभिनेता थे। शर्मिला टैगोर को अभी भी याद है जब शशि कपूर पहली बार फिल्म कश्मीर की कली के सेट पर अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने आए थे, तो याद करती हैं वो उस वक्त 18 साल की थी और कहती हैं, मैंने अपने आप से कहा था, ओ माय गॉड, दिस इज शशि कपूर। मैं उन्हें देखती ही रह गई थी और मैं काम नहीं कर पाई थी, जिसके बाद निर्देशक शक्ति सामंत को मजबूर होकर शशि कपूर से सेट से चले जाने के लिए कहना पड़ा था। शशि कपूर की सुंदरता पर एक बार मशहूर इटालियन अभिनेत्री जीना लूला भी मोहित हो गई थी। मशहूर फिल्म निर्देशक इस्माइल मर्चेंट अपनी आत्मकथा पैसेज टू इंडिया में लिखते हैं, शशि कपूर की फिल्म शेक्सपियर वाला बर्लिन फिल्म समारोह में दिखाई जा रही थी और शशि कपूर भी वहां पहुंचे हुए थे। एक शाम वे अपनी हीरोइन मधु जाफरी और जीना लूला के साथ इत्तेफाक से एक ही लिफ्ट में साथ साथ चढ़े और इस्माइल मर्चेंट के अनुसार जीना को शशि को देखते ही उनसे इश्क हो गया, जिसके बाद अगली सुबह उन्होंने शशि कपूर को गुलाब के फूलों का एक गुच्छा भेज दिया। लेकिन उन्हें गलतफहमी हो गई थी और उन्हें लगा शशि कपूर का नाम मधुर है, इसलिए वह फूल मधुर जाफरी के पास पहुंच गए। जीना को अपना प्रणय निवेदन ठुकराए जाने की आदत नहीं थी और इसलिए समझ के आखिरी दिन उन्होंने शशि से पूछ डाला कि आपने मेरे फूलों का जवाब क्यों नहीं दिया। जब उन्होंने ये सवाल पूछा तब जाकर पता चला कि शशि तक वो फूल पहुंचे ही नहीं थे, जिसके बाद शशि कपूर को बहुत मायूसी हुई कि गलतफहमी की वजह से उनके हाथ से इतना अच्छा मौका निकल गया। शशि कपूर और भारत के मशहूर विकेटकीपर रहे फारूक इंजीनियर मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। एक बार वो दोनों एक साथ बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे, जिसके बाद उनके टीचर ने लकड़ी का एक डस्टर खींचकर शशि के मुंह की तरफ मारा। डस्टर सीधा शशि के मुंह की तरफ जा रहा था और उसी दौरान फारूक ने वो डस्टर पकड़ लिया। और एक इंटरव्यू में फारूक बताते हैं कि जब उन्होंने ये पहली बार जो पकड़ा डस्टर, उसके बाद वो शशि कपूर से अक्सर मजाक में यह कहा करते थे कि अगर वो डस्टर शशि के मुंह पे लग जाता तो उन्हें हीरो की जगह विलन के रोल मिला करते। वहीं शबाना आजमी का मानना है कि शशि कपूर को अच्छी शक्ल की वजह से काफी नुकसान उठाने पड़े हैं। दरअसल इस असाधारण आकर्षक शख्स को देखकर लोग ये भूल जाते थे कि वे कितने बेहतरीन अभिनेता भी हैं। श्याम बनेगल ने, जिन्होंने शशि को जुनून और कलयुग में निर्देशित किया था, उन्होंने कहा था कि शशि असाधारण अभिनेता थे, लेकिन उन्हें अमिताभ बच्चन की तरह की फिल्में नहीं मिल पाई, जिससे उन्हें सुपरस्टार और अभिनेता दोनों का दाम का मेल पता नहीं पाया। रोमांटिक स्टार के रूप में लोग उन्हें देखा करते थे और उनके चेहरे की तरफ से भारतीय फिल्म जगत में उन जैसा कोई भी खूबसूरत अभिनेता उस समय नहीं था और नतीजा यह हुआ कि उनका अभिनय बैकग्राउंड में चला गया। वे सुपर हीरो नहीं बन पाए और शशि कपूर ने 1953 से 1960 तक अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ पृथ्वी थिएटर में काम किया। इस दौरान उनकी मुलाकात जेनिफर कैंडिल से हुई और वो उनसे 4 साल बड़ी थी। एक इंटरव्यू में बात करते हुए शशि कपूर ने बताया था कि उनकी जेनिफर कैंडिल को पहली बार कब देखा और कैसे देखा था। वो बताते हैं, पठान प्ले हो रहा था और उन दिनों वो एम्पायर सिनेमा में 1956 में कोलकाता में, समझ लीजिए, वहां पर वो मौजूद थे और वो हर शाम को शुरू होने से पहले वो गार्डन में झांक कर देखते थे कि कौन कौन बैठा है, कोई अच्छी खासी खूबसूरत लड़की तो नहीं बैठी। और एक दिन जब वो झांक रहे थे तो उन्होंने देखा वहां पर सामने जेनिफर बैठी हुई थी, जिसके बाद उनकी वहां पर पहली बार जेनिफर से मुलाकात हुई। जेनिफर के पिता को यह रिश्ता पसंद नहीं था और शशि के जेनिफर से विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका शशि कपूर की भाभी
और शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली ने निभाई थी। इन दोनों ने ही शशि कपूर को प्रोत्साहित किया कि वह जेनिफर को मुंबई लाकर अपने माता पिता से मिलवाए। शशि कपूर अपनी किताब पृथ्वीवालाज उसमें लिखते हैं, मैं जेनिफर को अपने माता पिता के पास न ले जाकर शम्मी कपूर और गीता बाली के पास लेकर गया। वे हमें अपनी कार और कुछ पैसे दे दिए थे ताकि हम ड्राइव पर जाएं और साथ साथ कुछ खा पी लें। बाद में उनके कहने पर ही शम्मी ने उनके माता पिता से बात की थी और उनको मनाने पर भी बहुत ही मुश्किलों से शम्मी कपूर ने उनके माता पिता को मनाया था। जेनिफर से शशि कपूर की शादी होने के बाद उनके पिता पृथ्वीराज कपूर जयपुर से मुगले आजम के क्लाइमैक्स की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म के निर्देशन के आसिफ ने उनके लिए एक चार्ट डाकॉट विमान की व्यवस्था की थी ताकि वह उनके विवाह में शामिल हो पाए। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, पृथ्वीराज उस विमान से जयपुर लौट गए और उसी समय जयपुर में नाइट लैंडिंग सुविधा नहीं थी। जैसे ही बोर हुई यानी कि सुबह हुई, विमान ने जयपुर में लैंड किया और पृथ्वीराज हवाई अड्डे से सीधा शूटिंग के लिए चले गए। जेनिफर कपूर वैसे तो नास्तिक थी, लेकिन वे अपने सास ससुर को खुश करने के लिए सभी तरह के व्रत रखती थी। उनकी यह भी कोशिश होती थी कि उनके बच्चों में भारतीय संस्कार आए। वहीं मधु जैन अपनी किताब द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा कपूर में लिखती हैं, जेनिफर अपनी सास की तरह करवा चौथ का व्रत रखा करती थी। और दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वीराज और शशि कपूर की अपनी पत्नियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखते थे। जेनिफर ने अपनी सास की जिंदगी तक यह व्रत रखना जारी रखा और शशि कपूर ने मशहूर फिल्म निर्देशक इस्माइल मर्चेंट के साथ भी कई फिल्मों में काम किया। बॉम्बे टॉकीज की शूटिंग के दौरान मर्चेंट के पास पैसों की कमी पड़ गई थी और अभिनेताओं की फीस दी जानी थी और मर्चेंट के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे। इस्माइल मर्चेंट अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वह इस मुसीबत के किस तरह बाहर निकले और वो बताते हैं, मेरे पास शशि कपूर को देने के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी जेनिफर का मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। उन्होंने मुझे कुछ पैसे उधार दिए और इस तरह मैंने शशि को खुद के पैसे उन्हें देकर अपना उधार चुकता किया। जिसके बाद में मेरे पास जब पैसे आए तो मैंने वह पैसे जेनिफर को लौटा दिए, लेकिन शशि कपूर को हम दोनों ने इस बात के बारे में कानो कान खबर नहीं होने दी। वहीं 1977 में जब राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे तो भारतीय सिनेमा के कई बड़े अभिनेता उनकी फिल्म के हीरो बनना चाहते थे। राज कपूर की इच्छा थी कि यह रोल शशि कपूर के पास जाए। हालांकि उस जमाने में शशि बहुत व्यस्त थे और उन्होंने अपने सचिव शक्तिलाल वेद से कहा कि वह राज कपूर के सामने उनकी डायरी लेकर जाएं और वह जितनी डेट्स चाहें उन्हें दे दें। शशि ने दीप गहलोत को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि शक्ति मेरे पास रोते हुए आए कि राज साहब ने वह सारी डेट्स ले ली जो उन्होंने दूसरे प्रोड्यूसर्स को दी थी। राज जी से किए वादे को पूरा करने के लिए मुझे कई दिनों तक करीब 24 घंटे काम करना पड़ा, ऐसा एक इंटरव्यू के दौरान शशि कपूर ने कहा था। उन्होंने आगे बताया, उन दिनों मैं दिन में 4 या 5 शिफ्ट करता था और अपनी कार में ही सोता था। जब राज कपूर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने शशि कपूर का नाम टैक्सी रख दिया था और वो कहा करते थे कि तुम स्टार नहीं टैक्सी हो, कोई तुम्हारा मीटर डाउन करे और तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इतना व्यस्त होने के बावजूद शशि कपूर कभी भी सेट पर देर से नहीं पहुंचे। शशि कपूर का बहुत नाम हुआ जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ दीवार फिल्म की और राजीव विजयकर बॉलीवुड हंगामा में लिखते हैं, जावेद अख्तर ने मुझे बताया था, हालांकि शशि अमिताभ से उम्र में बड़े थे, लेकिन वो चाहते थे कि दीवार फिल्म में उनके छोटे भाई की भूमिका निभाएं। हमें इसके लिए प्रोड्यूसर गुलशन राय को मनाने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और जिसके बाद दीवार के निर्देशक रमेश सिप्पी ने मधु को बताया, मेरी फिल्म में शशि के रोल का तकाजा था कि वह इस रोल को अंदर प्ले करें। अगर वे मेरे पास माँ है वाले डायलॉग को स्टार की तरह बोलने की कोशिश करते तो वह उनके साथ नहीं कर पाते।
शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर कहते हैं कि उनके पिता ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि वह स्टार बनना चाहते हैं। फिल्मों के प्रति उनके मुंह से उन्हें कलात्मक फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया और इस सिलसिले में पहली फिल्म थी रस्किन बॉन्ड। इस फिल्म की कहानी फ्लाइट ऑफ द पिजेंस पर बनी फिल्म जुनून। इस फिल्म में उन्होंने शादीशुदा पठान जावेद खान की भूमिका निभाई, जिसे एक युवा एंग्लो इंडियन लड़की से प्यार हो जाता है और वह उसका अपहरण कर लेता है। शशि कपूर की जीवनी शशि कपूर दी हाउस होल्डर द स्टार में असीम छाबड़ा लिखते हैं, जुनून की शूटिंग के दौरान शशि कपूर सबसे पहले सेट पर पहुंचते थे। वे अपने सारे सहकर्मियों का दिल से सम्मान करते थे। 2 महीने तक चली शूटिंग के दौरान उन्होंने अपनी यूनिट के सभी लोगों के लिए लखनऊ में क्लॉक शब्द होटल में कमरे बुक किए थे और 1979 में जुनून को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 1980 में उसे फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक और डायलॉग का पुरस्कार मिला। उनकी बनाई बाकी सभी फिल्में कलयुग, 36, चौरंगी, लेन, विजेता और उत्सव ने कल के ऊंचे मापदंडों को तो छुआ, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह सब ज्यादा नहीं चल पाई। जिसके बाद 70 और 80 के दशक में बने अधिकतर समांतर कला फिल्मों पर या तो फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने पैसा लगाया था या नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। शशि कपूर शायद अकेले प्रोड्यूसर थे जो इन कला फिल्मों पर अपना या उधार लेकर पैसा लगा रहे थे। वर्ष 1984 में जेनिफर कपूर के निधन के बाद शशि कपूर की जीने की इच्छा ही जैसे खत्म हो गई। इसके बाद उनका वजन बढ़ना शुरू हुआ तो वह रुका नहीं। कुछ सालों बाद वो सुमो पहलवान जैसे दिखाई देने लगे और उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अधिक वजन बढ़ने के कारण उनके घुटनों के जवाब दे दिया। उनके पुराने दोस्त और निर्देशक जेम्स आइवरी ने कहा, मोटे होना शशि कपूर के लिए शोक मनाने का एक तरीका था। अपने अंतिम दिनों में शशि की याददाश्त जाती रही और सिमी ग्रेवाल ने एक समारोह में उनका व्हीलचेयर पर बैठे हुए देखा तो वह उनकी तरह बड़ी संजना से उन्होंने आगाह किया कि शशि के जिस्म के एक हिस्से में पक्षाघात हो चुका है। उनका दिल का दौरा भी बढ़ चुका है और अगर वे आपको ना पहचाने तो बुरा मत मानिएगा, ऐसा सिमी ग्रेवाल से कहा गया। इसके बावजूद उनके सामने गई और झुकी और उन्होंने उनके थके हुए चेहरे की तरफ देखा। शशि कपूर की आंखें उठी और उन्होंने सिमी ग्रेवाल से कहा, हेलो सिमी। ने भारी आंखों से शशि कपूर को गले लगा लिया और उसके बाद सिमी ग्रेवाल जोर जोर से रोने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी ही और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।